So the name of the chapter that we are going to start is dual nature of radiation and matter. सो सिंपल इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब बेसिकली ये क्या होता है ये भी समझ लो। हमारे पास एक मेटल सरफेस है, थोड़ा सा इसको कलर वलर कर लेते हैं, और उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मेटल सरफेस है, ठीक है। दिस ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कलरफुल इलेक्ट्रॉन्स है तो कलरफुल रहने देते, राइट। अब हमारे पास ये सनलाइट का रेडिएशन है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्या? दिस आर यूवी रेडिएशन, ठीक है, यूवी रेडिएशन। सो व्हेन some metals are exposed to the UV radiation, okay, exposed to the UV radiation, they emit, okay, radiation, they emit radiation। तो बेटा ये जो UV radiation होता है, it is in the form of energy packet, that is called as a quanta। तो जितने क्वांटा इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होंगे, समझ में आ रहा है क्या, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। समझ में आ रहा है व्हाट आई मीन टू से? नंबर ऑफ क्वांटा स्ट्राइकिंग ऑन द मेटालिक सरफेस, number of electron ejecting from the surface, this is called as one photon, very good, one photon, one electron effect, and in short this is called as photoelectric effect। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है तो उसके लिए हम लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा थ्रू विच वी विल बी एबल टू। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसके अंदर एक एमिटर लगाएंगे और एक कलेक्टर लगाएंगे। ये है हमारे पास एमिटर, ये है हमारे पास कलेक्टर। सो वी हैव एमिटर एंड वी हैव कलेक्टर। यहां पर एक क्वार्ट्ज का विंडो अटैच कर देंगे, तो यहां पर एक क्वार्ट्ज का विंडो अटैच करते हैं, और ये विंडो भी ऐसा अटैच करेंगे जिससे कि जो आपके पास यूवी लाइट आने वाला है, ठीक है, वो सीधा इस एमिटर के ऊपर इंसिडेंट होगा लाइक दिस। तो ये क्या है? यूवी रेडिएशन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रेडिएशन इज ऑलवेज देयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड, इवन थ्रू द गैस। सो एक क्वार्ट्ज विंडो है, सो क्वार्ट्ज विंडो में से जैसे ही ये रेडिएशन आएगा कहां पर? एमिटर और कलेक्टर के ऊपर, तो आपको सबसे पहले एमिटर को, ठीक है, अब देखो ऐसा एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिससे कि हम लोग एमिटर को एमिटर को हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे। कौन सा पोटेंशियल दे देंगे? नेगेटिव पोटेंशियल, ओके, जिसको हम लोग बोलेंगे एमिटर प्लेट। क्या बोलेंगे? और कलेक्टर को हम लोग दे देंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अगर आप चाहो तो इसमें अगर आपको करंट को रिकॉर्ड करना है तो बीच में आप इसमें एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर सकते हो। चलो एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच कर दिया है, यू कैन गिव द नेम दैट एज गैल्वेनोमीटर और माइक्रो एमीटर, okay, which has a tendency to measure small current।
तो आप देखो ये पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्टेड है कलेक्टर को, नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्टेड है एमिटर को, यानी कि ये माइनस है और ये प्लस है। अब जैसे ही यूवी रेडिएशन इस एमिटर के ऊपर एमिट होगा, ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करने वाले हैं कलेक्टर की तरफ। ओके, सो दिस इज अ बेसिक सेटअप। ओके, सो जब यहां पर नोट करने वाली चीजें हैं, व्हेन E is positive, sorry, when E is negative and C is positive, potential difference is called as accelerating potential. क्या बोलेंगे? Accelerating potential difference. लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग when E is positive and C is negative, potential difference को बोला जाएगा रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस बने हैं। ओके, सो इट इज क्विक एंड रैपिड प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? क्विक एंड रैपिड। तो आप इसको इंस्टेंटेनियस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। It is a instantaneous process. Okay, one electron, one photon process. ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशंस भी किए गए। ओके, क्या किए गए? ऑब्जर्वेशंस। तो उसमें पहला ऑब्जर्वेशन ये था, ओके, कि जब हम लोगों ने आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस को रखा कांस्टेंट। क्या रखा? क्या याद रखना है? फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज केप्टेड कांस्टेंट। और अगर आप लोगों ने इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो आपका करंट भी इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिटी है, लिख देता हूं, इंटेंसिटी वर्सेस करंट। तो पहला ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ अ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ाया तो आपका जो करंट है वो भी बढ़ रहा था, विच कैन बी क्लियरली सीन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ कॉल्ड एज इंटेंसिटी वर्सेस करंट ग्राफ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, उसके अंदर है हमारे पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वर्सेस सैचुरेशन करंट। सो यहां पर भी आप देख पाएंगे चल, तो हमारे पास क्या हुआ सेकंड केस के अंदर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है आई। ठीक है, कैसे मेजर होगा? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाएगा तो ये मूव रिकॉर्ड होगा करंट, दैट कैन बी रिकॉर्ड इन माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर में जो करंट रिकॉर्ड हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि वो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है। सो इनिशियली व्हेन द करंट इज इंक्रीज्ड विद द वोल्टेज बट देन इट रिमेन द कांस्टेंट। मतलब पहले क्या होगा? वोल्टेज के साथ वो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, बट वो धीरे धीरे बाद में कैसा हो जाएगा? तो ये हो गया है करंट, ये हो गया है वोल्टेज, ये भी हो गया है वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज और ये पॉजिटिव वोल्टेज। सो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल सेम होगा। समझ लो कि ये इंटेंसिटी का I2, तो धीरे धीरे ये पहले तो बढ़ेगा बाद में सेम हो जाएगा। अलग अलग इंटेंसिटी के लिए पहले करंट तो बढ़ेगा, ओके, लेकिन बाद में वो कैसा हो जाएगा? ये हमारे पास है I0, I1, I2। सो ये हो गया हमारे सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग देखेंगे, तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट में देखा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा है तो क्या बढ़ रहा है? करंट। थर्ड के अंदर हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। थर्ड ऑब्जर्वेशन है
काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो आप लोग देखो ये ग्राफ को देखो, जितना ज्यादा यहाँ पर क्वार्ट्ज विंडो ओपन होगा उतना ही ज्यादा वहां पर क्या इंसिडेंट होगा, यूवी रेडिएशन। क्या इंसिडेंट होगा, यूवी रेडिएशन। एंड बिकॉज ऑफ दैट यूवी रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ। कहां पर, कलेक्टर की तरफ। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन एंड मटेरियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यू कैन से एमिटर। तो बेटा एमिटर में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, ठीक है। सो 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स द कलेक्टर। तो उसके बाद जब एक्सेलरेट होंगे तो उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी डिपेंड होता है इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर एंड मटेरियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट चलो, 1 times come when almost all the electrons are ejected will move towards collector plate, करेक्ट। अब यहां पर कुछ बचा ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, सब उधर चले गए। जितने के पास कैपेसिटी था जाने का वो सारे उधर चले गए। अब इस प्रोसेस को रोकना है तो उसका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। मतलब जिसको पॉजिटिव किया उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव किया उसको पॉजिटिव। सो टू स्टॉप द प्रोसेस नेगेटिव potential is given to the setup. That means E को पॉजिटिव बनाएंगे और C को नेगेटिव बताएंगे, so that the process will get reverse and current become 0. Okay, the voltage at which this current becomes 0 is called as stopping potential. क्या बोलेंगे, stopping potential. So जिस पोटेंशियल के ऊपर ये करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो गया ना अभी, तो वहां से इस तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो वो वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। तो इसमें से आपको फ्रीक्वेंसी हो गया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो गया। अच्छा, एक और लिख सकते हो आप इसमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट मेटल्स विल बी डिफरेंट। यानी कि एक मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा और दूसरे मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा, अलग अलग होगा। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, तो ये दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। तो ये हो गया है मेटल ए और ये हो गया है मेटल बी। सो दोनों के लिए जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा, अलग अलग। ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मेटल के लिए कैसा होगा, अलग अलग होगा, करेक्ट। नाउ ये सब कुछ होने के बाद भी ये थियरी में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट था, इसके लिए वो फेल होने लगा, राइट। तो इसके अंदर एंट्री हो गई आइंस्टाइन। सो आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन बनाई, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टाइन ने एक अपनी इक्वेशन बनाई, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये क्या था ये समझ लेते हैं। तो आइंस्टाइन ने ये ढूंढ निकाला कि भाई जो हमारे पास एनर्जी होता है जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, तो ये एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी। कितना होता है, और ये जब मैक्सिमम होता है दैट इज इक्वल टू एच न्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, एक चीज और ढूंढ निकाला कि जब कभी भी हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे, रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे, तो वो इंसिडेंट रेडिएशन भी मैटर करता है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है।
तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, और ये हो रहा है रेडिएशन। क्या हो रहा है? तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी समझ लो, मान लो ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी था न्यू, ठीक है, और ये मेटल का भी एक फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज कॉल्ड एज अ न्यू जीरो। ओके, तो जब तक ये फ्रीक्वेंसी यानी कि V और ये V नॉट इक्वल नहीं होगा या ग्रेटर नहीं होगा, तब तक उसमें से रेडिएशन एमिट नहीं हो सकता है। ओके, सो नो एमिशन टेक्स प्लेस बिलो विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन मस्ट बी लेस, ओके, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल। ओके, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Threshold frequency is what? The frequency of a metal below which no spontaneous emission of electrons will takes place. तो ये फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी ऐसा होगा, ओके, तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस केस में तो जरा भी नहीं होगा। तो अगर न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो है तो होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कंक्लूड कर लेते हैं। न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है तो एमिशन होगा। अच्छा, व्हाट इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो है? तो होगा तो सही, लेकिन इसका कुछ ऐसा होगा कि जस्ट एमिटेड। ओके, तो तीन केसेस है। अगर न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा तो वो जस्ट शुरू होगा। अगर ये होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ऐसा होगा तो होगा ही नहीं। अच्छा, एक और चीज, इलेक्ट्रॉन्स जब भी ये फोटोन की एनर्जी को गेन करते हैं, ओके, एनर्जी को गेन करते हैं, तो देखो जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो तुरंत बाहर निकल जाते हैं, तुरंत बाहर निकलते हैं। लेकिन जो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऊपर जाने के लिए देखो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। दिख रहा है क्या आपको? यानी कि कुछ एनर्जी ऐसा भी होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को उसके सरफेस तक ले जाने के लिए काम करना पड़ता है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसको करना पड़ता है वर्क टू रीच सरफेस। ओके, so this work done to reach the metallic surface while taking the energy from the incident radiation is called as photoelectric work function. क्या बोलेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। यानी कि अभी एक्चुअल जो आपका इक्वेशन था वो हो गया E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। दिस इज द आइंस्टाइन कंट्रीब्यूशन, ओके, टुवर्ड्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये कितना होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू के मैक्स, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, और फाई जीरो भी बोलते हैं कभी कभी। सो दैट इज इक्वल टू हाफ mv square ve, velocity of electron, that is equal to h nu minus phi zero. So this is an expression called as Einstein photoelectric equation. क्या बोला जाता है इसको? फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास है वो है काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास है वो है फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ओके, ज्यादातर जगहों पर आपको ये फाई के स्वरूप में ही दिखेगा। ओके, ये फाई जीरो कब होता है ये भी समझ लो। ओके, व्हेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और जो आपका इंसिडेंट एनर्जी है, टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा? तो ई की जगह पर एच न्यू जीरो रख दो, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। यस, सो ये कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। सो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, बताओ? So this is also the another expression for photoelectric work function. When उसके अंदर no current flow through the circuit, no current flows through the circuit. इसका मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। ओके, therefore we can say that कि आपका जो एनर्जी है वो कितना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना है, EV जीरो जितना है। कितना है? EV जीरो। सो E इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला है एच न्यू माइनस पाई जीरो।
तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, ई वी जीरो दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस आई जीरो। तो इसमें से भी आप फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। तो फाई जीरो का वैल्यू मिल जाएगा। वही बोलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू निकालो, तो एच को ई से डिवाइड कर दो और फाई जीरो को भी ई से डिवाइड कर दो। तो आपको ये जो इक्वेशन मिला हुआ है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चल अब हमको पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सिंपल दो लाइन में इसको समझा जा सकता है। सम इफेक्ट ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन can be studied using wave nature. Some effect of light, photoelectric effect, can be studied using particle nature. क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्ट्राइकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। While assuming light, we need to consider both wave and particle nature. Depending upon the phenomenon of light on which we are performing an experiment. ठीक है, किस फिनोमिनन के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि लाइट कौन सा नेचर एग्जिबिट करेगा। हेंस लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ओके, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अब इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च किया है वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। बेसिकली डी ब्रॉगली ने क्या किया था कि एक मैटर वेव को डिस्कवर किया था। किसको? ओके, जब इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? पार्टिकल है, क्या है? तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो उसके साथ साथ एक वेव भी जनरेट होता है, लाइक दिस। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है बेटा वेव, ओके। और ये कौन सी वेव है? मैटर वेव, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके। सो डी ब्रॉगली ने अपना एक हाइपोथेसिस बनाया और उसके अंदर ये दोनों नेचर को एक साथ क्लब कर दिया, ठीक है। और वो नेचर था जिसमें उसने डिस्कवर किया कि लाइट के पास अगर पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल के पास होगा लीनियर मोमेंटम, ओके। वेव नेचर है या पार्टिकल मोमेंटम होने की वजह से उसके पास एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, ओके। एंड लाइट मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c। सो p इज इक्वल टू e बाय c, जिसके अंदर p था हमारे पास वो था मोमेंटम, e था एनर्जी और c क्या था? स्पीड था। अगर बात करेंगे हम लोग एनर्जी के बारे में तो e इज इक्वल टू एच न्यू था और c इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है c, सो p इज इक्वल टू एच न्यू। कितना हो गया? P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी, ओके। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच न्यू बाय P, कितना हो जाएगा? और अगर हम लोग H के बारे में बात करेंगे तो या न्यू इज इक्वल टू बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? PC बाय H और H इज इक्वल टू PC बाय न्यू, करेक्ट। तो हमारे पास यहां पर एक फॉर्मूला बना हुआ है H इज इक्वल टू PC बाय न्यू। अब आप ध्यान से देखो, V इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा, जिसमें V वेलोसिटी है, एन फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा। अच्छा, तो V हमारे पास है V, फ्रीक्वेंसी है न्यू, वेवलेंथ कितना है? अच्छा, अगर बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट का तो ये हमारे पास है C। दैट मीन्स अगर मैं बात करूंगा C बाय न्यू का तो ये कितना मिल जाएगा? लैम्डा मिलेगा। तो ये वैल्यू मैं इधर रख देता हूं। सो H इज इक्वल टू P लैम्डा, कितना हो जाएगा? ओके, ध्यान से देखना। सो दैट मीन्स P इज इक्वल टू हो गया है H बाय लैम्डा। P इज इक्वल टू क्या हो गया? तो ये ड्यूअल नेचर कैसे बना? P क्या है? लीनियर मोमेंटम,
ओके, एंड व्हाट इज लैम्डा, ये आपका है। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे लीनियर मोमेंटम तो ये पार्टिकल में होता है और वेवलेंथ वेव में होता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर। सो P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, ये एक इक्वेशन बना है, दैट इज कॉल्ड एज अ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर हम लोग इसमें काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्लूड करेंगे तो इसको भी और आगे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, सो यहां पर देखो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी, पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, नॉट कंसिडरिंग स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको वी कर दिया है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर ये ई है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एम वी स्क्वायर से, सो वी स्क्वायर आपको मिलेगा 2e बाय एम, दैट मीन्स v इज इक्वल टू मिलेगा रूट 2e बाय एम। तो ये वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सो लैम्डा इज इक्वल टू आई विल हैव h अपॉन m अंडर रूट 2e बाय m। सो लैम्डा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ये m ऊपर चला जाएगा, h बाय m अंडर रूट m अपॉन 2e। अच्छा, अभी मुझे ये m को अंदर ले जाना है बेटा, तो m का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h m अपॉन m स्क्वायर 2e। तो देखो एक m गया, सो लैम्डा इज इक्वल टू बचने वाला है h अपॉन अंडर रूट 2me, जिसमें m है वो मास है, e है क्या है, दैट इज एनर्जी। ओके, अगर बात करेंगे एनर्जी के बारे में और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2ev, सॉरी m भी रहेगा mev। ओके, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू है, और v वोल्ट में है, कितना है, फिर से एक बार देखो, हमारे पास h है दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, जो उस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन कर रहे थे, यहां पर ये वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग अभी ढूंढने जाने वाले हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ढूंढने वाले हैं, अब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है बट उसके पास क्या है, वेवलेंथ, वो कैसे मिलेगा, उसके वैल्यूज को रखने पर। तो एच का वैल्यू रख दो, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रख दो, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाला है लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 अपॉन अंडर रूट वी, और ये भी मिलेगा आपको वोल्ट में। क्या मिलेगा, ठीक है। दिस इज एन एक्सप्रेशन वाज डिस्कवर्ड बाय डी ब्रॉगली टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट था, राइट, जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली होता है कुछ लाइक, अगर हम लोग इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू हो रहा था 0. ये जो वैल्यू उसने कैलकुलेट किया था वो था 0.167 के आसपास, 0.167 ये वैल्यू उसने कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू कितना था 0.167 नैनोमीटर। सो दिस वाज द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय डी ब्रॉगली, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल था, जैसे जैसे देखो मैटर वेव बना, मैटर वेव में से उसने अपना इक्वेशन बनाया, काइनेटिक एनर्जी सब्स्टिट्यूट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कंसीडर किया, एंड फाइनली ही कंक्लूडेड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका मिला हुआ है, वेवलेंथ ऑफ, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक और साइंटिस्ट जनरेट हुए जिन्होंने इसको कंक्लूड किया, जिसका नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ले लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। इस इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन बनाया। क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन गन, इसी से बना लेते, थोड़ा कलर कर लेते। ये है इलेक्ट्रॉन गन। अब इस इलेक्ट्रॉन गन का मोटिव क्या था, टू बम्बार्ड द इलेक्ट्रॉन, टू बम्बार्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जब फेंका जाएगा तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करा जाएगा,
तो उसको नाम दे दिया है निकल क्रिस्टल। तो एक क्रिस्टल भी ऐड कर दिया गया जिसका नाम पड़ा है, ओके। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से बम्बार्ड होने लगे, ठीक है, ये स्कैटर्ड होके नीचे आने लगा, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया जिससे कि वो लोग इसको कैलकुलेट कर सके। और ये सेटअप कुछ ऐसा था, ठीक है। तो यहां पर वो लोग दूरबीन रखते थे या कुछ ऐसा डिटेक्टर रखते थे जिससे कि उसको डिटेक्ट कर पाए। तो ये था इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। क्या था? ये डिटेक्टर यहां से जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता था, वो डिटेक्ट करता था। सो ये मिल गया एंगल थीटा। क्या मिल गया? एंगल थीटा। तो हमारे पास सबसे पहले था, एक था इलेक्ट्रॉन गन, सामने क्या था, निकोल क्रिस्टल। अब ये इलेक्ट्रॉन गन को सबसे पहले एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर दिया ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। सो एक हाई टेंशन बैटरी, तो एक हाई टेंशन बैटरी बना ली। अब इस हाई टेंशन बैटरी को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वन रेजिस्टेंस टू अटैच विद द इलेक्ट्रिक गन, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन के साथ इसको अटैच कर दिया, ठीक है। नाउ टू मैनेज द पोटेंशियल डिफरेंस, एक लो टेंशन बैटरी भी अटैच कर दिया। कौन सा? लो टेंशन बैटरी। तो ये लो टेंशन बैटरी बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन से कनेक्टेड था और जिसका मेन मोटिव था इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल मेंटेन करना। दिस इज कॉल्ड एज LT, लो टेंशन बैटरी। दिस इज कॉल्ड एज HT, हाई टेंशन बैटरी, ठीक है। ये पूरा चैम्बर इवैक्यूएटेड था, तो दिस इज कॉल्ड एज अ वैक्यूम चैम्बर। नाउ ओके, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड हियर इज, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हो रहे थे, निकल क्रिस्टल उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था और वो डिटेक्टर के अंदर उसको हम लोग मेजर कर रहे थे, ठीक है। सो व्हाट वाज मेजर्ड हियर इज एट स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री। जब स्कैटरिंग एंगल कितना था? 50 डिग्री। एंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट, ओके। द wavelength of electron was measured मैक्सिमम। क्या मेजर हुआ? मैक्सिमम मेजर हुआ। कितने वोल्टेज के ऊपर? 54 के ऊपर। कितने पर? तो देखो उन्होंने क्या किया भाई, जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस का जिसमें वैल्यू था 1.228 डिवाइडेड बाय V, उसके अंदर ये रखा 1.228 डिवाइडेड बाय 54, तो उनको वैल्यू मिला 0.167 नैनोमीटर। दिस वैल्यू वाज एग्जैक्टली सेम एज द वैल्यू दैट वाज डिस्कवर्ड बाय डी ब्रोगली, so which has a close resemblance that an electron has a maximum length at which part? At 54 volt in a Davison and Germer experiment, correct? लास्ट एग्जाम में पूछता है इसका मिनिएचर फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो सेल। क्या बोलते हैं? फोटो सेल। सो बेसिकली फोटो सेल है वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक मिनिएचर फॉर्म है। क्या है? इट इज अ मिनिएचर फॉर्म। और इसको कनेक्ट किया जाता है कुछ इस तरीके से, और एक बनाया जाता है कलेक्टर, करेक्ट। सो जैसे ही एमिटर को कौन सा देना चाहिए? एमिटर एमिट करेगा नेगेटिव, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फोटो सेल। तो इसका यूज कहां पर होता है? सो ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कर रहा था। अब होगा क्या, कोई डिजिटल कैमरा है या कोई ऐसी चीज है जिसमें इंस्टेंटेनियस बटन दबाते ही वो वर्क करना चाहिए विदाउट एनी टाइम लैग, ठीक है। 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर कितना? मतलब 1 करोड़ से भी और 10 छोटा, 1/10 मतलब 10⁻7 हो जाए, 8 हो जाए, दैट लाइक दैट। तो जैसे ही इंसिडेंट, जैसे ही इसको मतलब बटन दबाया, पोटेंशियल डिफरेंस मिला, सनलाइट आया, तो तुरंत यहां से करंट एक्सपोज होगा और वो माइक्रोमीटर में रीड होगा, जिससे कि आप इंस्टेंटेनियस कैमरे के अंदर आप फोटो क्लिक कर सकते हो। मतलब रियल मूवमेंट को कैप्चर करना होता है तो आप उस कैप्चर को, मतलब वो मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकते हो। तो वो हाईली पेड फोटोग्राफी
में ये यूज होता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है,